Hello friends, this is Pinky Sharma, Assistant Legal Aid Defense Counsel, DLSA पलवल। कैसे हैं आप सभी? Hope you all are well. Now today we are discussing about RTI Act 2005. आई नो इस बारे में सभी को नॉलेज होगी कि RTI एक्ट क्या है, कब बना था, कब आया, क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन इसे लगा सकता है, कहाँ ये एप्लीकेबल है, कितने डेज़ का टाइम पीरियड रहता है। वैसे तो ये बहुत ब्रीफ है, लेकिन हम इसे कुछ बिल्कुल इन शॉर्ट में हम करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा। एक्ट नंबर 22 है ये 2005। 1 Feb 2011 को ये इन्फोर्समेंट में आया था। टोटल चैप्टर्स इसके 6 हैं और 31 सेक्शंस में इसे कवर किया गया है। ये सिटीजन्स के लिए एक इस तरह का लॉ प्रोवाइड किया गया है जिससे हम किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं थ्रू RTI। जो RTI है ये कोई भी सिटीज़न हो सकता है, जो मतलब कि अगर किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहता है वो किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से थ्रू RTI वो उस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर सकता है, राइट। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मेनली 3 ऑब्जेक्ट आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह या पब्लिक डिपार्टमेंट जो है किसी भी तरह का काम का वर्किंग कोई भी वर्किंग हो रही है उसकी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अगर RTI लगती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। सेकंड, करप्शन भी कम होती है। थर्ड, जो सिटीजन्स होते हैं उनमें क्या है कि उन सिटीजन्स में पार्टिसिपेशन की भावना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जिस गवर्नमेंट से जो भी डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए हम RTI लगाते हैं तो वो गवर्नमेंट या वो पब्लिक डिपार्टमेंट जवाबदेही बनने के लिए मजबूर रहता है कि उसे उस RTI का जो RTI लगाई गई है उसे आंसर करना मैंडेटरी रहता है। ना तो वो उस डॉक्यूमेंट को अपने पास छिपा सकता है, ना ही उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकता है, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद किसी भी जो पब्लिक डिपार्टमेंट पे हम RTI लगाते हैं तो उसमें क्या है कि 30 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है कि 30 डेज़ के अंदर उस RTI का रिप्लाई देना, उस RTI में जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की हमने डिमांड की है वो हम रिसीव कर सकते हैं 30 डेज़ के अंदर। वो पब्लिक डिपार्टमेंट जो है उन्हें प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अगर कई बार ऐसे होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमें उस टाइम पीरियड में रिसीव नहीं हो पा रहे या पब्लिक डिपार्टमेंट ने वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है वो हमें रिसीव नहीं करवाए या हमें नहीं भेजे, तब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है तो इसके रिगार्डिंग हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के यहाँ पे हम अपील भी फाइल कर सकते हैं। इससे जो सिटीजन्स होते हैं वो सशक्त बनते हैं, उनमें पार्टिसिपेशन की भावना इंक्रीज़ होती है, वो जो है गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं और अपनी भी राय रिप्रेजेंट और अपने जो कुछ सुजेशंस हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी अगर फ़ीस वगैरह देखा जाए तो कोर्ट में जो कोर्ट प्रोसेसिंग के थ्रू जो फ़ीस रहती है वो 100 रुपीज़ रहती है और जो पब्लिक डिपार्टमेंट के उसमें देखा जाए तो इसकी फ़ीस 10 रुपये रहती है। अब क्या है कि RTI जो हम लगा रहे हैं किसी पब्लिक डिपार्टमेंट से अगर कोई भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर जो RTI के तहत जो भी क्वेश्चन हम उनसे पूछ रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम उनसे रिसीव करना चाहते हैं वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन उनसे या कोई भी डॉक्यूमेंट हमने मांग लिया नहीं। तो इसमें क्या है कि वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो कहने का ये मतलब है कि हम पब्लिक डिपार्टमेंट से उसके विचार नहीं पूछ सकते कि आप इस चीज़ में आप अपने क्या विचार रख रहे हो, तो इस रिगार्डिंग हमने कोई भी क्वेश्चन उनसे पुटअप कर लिया। नो, दिस इज़ रॉन्ग। हमें फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन जो हमारे लिए कुछ ज़रूरी हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो हमें डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा, तो हम RTI के थ्रू उस डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हम कब तक के डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं थ्रू आरटीआई। जी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। देखिए हम आरटीआई के थ्रू 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी रिसीव कर सकते हैं पब्लिक डिपार्टमेंट से। वो रिकॉर्ड 20 साल पुराना भी होगा तो आरटीआई के थ्रू वो रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। अब कुछ 4 पिलर्स भी हैं आरटीआई के, जो है 4 पिलर्स भी हैं जिनको हम ATPP के नाम से भी लर्न कर सकते हैं। ATPP अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। देखिए ट्रांसपेरेंसी, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स रिलायबल हैं, जो हमें बिल्कुल सही मिले हैं, तो इनमें कोई करप्शन वाली कोई बात नहीं है। पार्टिसिपेशन की भावना बनी रहती है कि जब एक नागरिक किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर अगर डिमांड कर रहा है तो उस पर अपने व्यूज़ भी दे सकता है वो। अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो आरटीआई है एक व्यक्ति कितनी बार लगा सकता है। देखिए वैसे तो एक साल में 3 बार आरटीआई लगाने का प्रावधान है। साल में 3 बार आरटीआई लग सकती है। अब आरटीआई जो लगाई जाती है, अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि आरटीआई में किस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं पूछ सकते। देखिए किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से उसके व्यूज़ का हम नहीं पूछ सकते हैं, या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो कि उस पब्लिक डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं है, हम वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। हम किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से उसकी राय या उसका फेवर नहीं ले सकते, ठीक है। जो भी याचिकाकर्ता, मतलब जो आरटीआई लगा रहा है, वो अपने ही फेवर में होने वाले बेनिफिट्स के बारे में उनसे किसी तरह का पेपर रिसीव नहीं कर सकता कि वो चीज़ें उसने मेंशन कर दी आरटीआई में कि मेरा जी ये केस है और उस केस के लिए मुझे इस रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट चाहिए और आप मुझे ये रिसीव कर दिए। नो, हम इस तरह का कोई भी उनसे पेपर रिसीव नहीं कर सकते। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन ये है कि अगर आरटीआई में कोई भी हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उस टाइम क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर, पीआईओ पर जिसने कि उस जो इन्फॉर्मेशन है जो उसे रोक रखा है या हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो बंदा हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा उस पे जिस दिन से उसने उस इन्फॉर्मेशन को रोक के रखा था, इस बात पे आप ध्यान देना कि सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर, पीआईओ पर जिसने उस इंफॉर्मेशन को या तो रोका हुआ है या हमें गलत प्रोवाइड की है, जिस दिन से वो इंफॉर्मेशन गलत गलत हमने रिसीव की है, उसी दिन से पर डे उसे 250 रुपीज़ का फाइन लगता जाएगा। मैक्सिमम पेमेंट जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये लगेगा उसी दिन से जिस दिन से उसने हमें या तो गलत इन्फॉर्मेशन दी है या उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही रोक के रखा हुआ था। आरटीआई कब खारिज होगी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आरटीआई अगर हमें खारिज करवानी हो तो वो कब खारिज होगी। अब देखिए कि अगर हम किसी पब्लिक डिपार्टमेंट से किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर उस डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, या तो किसी बुक के रूप में, या तो वो किसी बुक के रूप में पब्लिश हो चुकी है या इंटरनेट पे, तब उस आरटीआई को रद्द किया जा सकता है, आरटीआई को खारिज किया जा सकता है। आरटीआई में कितना पुराना रिकॉर्ड हम मांग सकते हैं, 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी हम आरटीआई से मांग सकते हैं। अब ये आरटीआई के कुछ इसकी फ़ीस वगैरह के बारे में आपको पता चल ही गया है कि अगर कोर्ट में देखा जाए तो 100 रुपीज़ फ़ीस होती है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं उसमें 10 रुपये फ़ीस का इन्होंने प्रावधान किया गया है। आरटीआई का टाइम पीरियड क्या है, जिस दिन हम आरटीआई फाइल करते हैं
उस दिन से 30 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है कि जो पब्लिक डिपार्टमेंट है वो 30 डेज़ के अंदर हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दे। अगर वो इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड है या उसकी इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड है, तब उसे 48 आवर्स के बीच में ही वो इंफॉर्मेशन उस पर्सन तक प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, वैसे तो 30 डेज़ का पीरियड रहता है, लेकिन इन केस अगर हमें वो डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस डॉक्यूमेंट से किसी पर्सन की जान भी बच सकती है, ठीक है, उसकी मतलब वो कोर्ट वगैरह से या जेल वगैरह से कोई रिलीज़ हो सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में इस तरह के ऑर्डर्स भी हो जाते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कि पब्लिक डिपार्टमेंट को 40 डेज़ के अंडर ही मतलब कि उस पर्सन को रिसीव करवानी है। तो 30 डेज़ का भी 30 डेज़ से फिर 48 आवर्स के बीच में ही उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करवाना होगा। आरटीआई कैसे रद्द कर मतलब की जा सकती है? आप सीपीआईओ को या तो लेटर लिख सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको आप या तो लेटर लिख सकते हो या बाय मेल लिख सकते हो। बाय मेल भी आप ये बता सकते हो कि जो आरटीआई हमने लगाई थी उसकी इन्फॉर्मेशन अब हमें नहीं चाहिए, कि या हमें ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच चुकी है, तो इस वजह से अब हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में आप उनको बाय मेल या बाय लेटर ये इन्फॉर्म कर सकते हो, और वो जो डिपार्टमेंट है उस एप्लीकेशन को जो या उस आरटीआई को निपटाया हुआ समझेगा या उसे रद्द कर दिया जाता है। ये हमारा कुछ जनरल प्रोविजंस थे। अब इसमें एक दो मैं आपको सेक्शंस भी बताऊंगी कि जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। अब आरटीआई एक्ट 2005 के एक सेक्शन है 6 क्लॉज 2। इसमें क्या है कि जो पर्सन किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उसमें उसे अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, कि उसे अपनी पर्सनल डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी मैं यहाँ से हूँ या मेरा एड्रेस ये है, ऐसा कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए ताकि पब्लिक डिपार्टमेंट जो है आप तक उस इंफॉर्मेशन को पहुँचा सके। एक है आपका 6 क्लॉज 3 आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 6 क्लॉज 3। इसमें क्या है, कई बार ऐसे होता है कि हमने किसी पब्लिक डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में 6 क्लॉज 3 एप्लीकेबल होगा। उस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि हमने आरटीआई लगाई किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट पे लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तब उस कंडीशन में वो पब्लिक डिपार्टमेंट अगर उसे लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे से कंसर्न नहीं करती लेकिन हाँ किसी फर्दर डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, तो वो उस आरटीआई को फर्दर या उस कंसर्न्ड इंफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट के पास भेजेगा और वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा। और ये काम वो पब्लिक डिपार्टमेंट 5 वर्किंग डेज़ के अंदर ही करेगा। उन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर ही वो उस इंफॉर्मेशन को कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजेगा और वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा। ये 6 क्लॉज 3 में हमें मेंशन किया गया है। उसके बाद एक सेक्शन और है 7 क्लॉज 5 आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 7 क्लॉज 5। इसमें क्या है कि अगर कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो हमें इलेक्ट्रिक मीडियम से या किसी अदर कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट वगैरह से हमें रिसीव होगी, तो अगर उसमें हमें कुछ पेमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उस एप्लीकेंट को जिसने आरटीआई लगाई है तो वो या तो कुछ बैंक में जाके या डीडी के थ्रू वो पेमेंट करनी पड़ती है उसमें। ये कुछ हमारे सेक्शंस थे जिसमें आरटीआई के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब यही है कि आरटीआई लगाने के लिए क्या टाइम पीरियड है, ये भी आपको पता चल गया है कि किस डिपार्टमेंट में हम कब लगा सकते हैं, या हमें अगर इसको रिजेक्ट करवाना है तो वैसे कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं कि कोई भी पर्सन आरटीआई लगा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके लगा सकता है, और किसी भी तरह का इवन 20 ईयर्स बिफोर वाले सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको आरटीआई के थ्रू रिसीव हो जाएंगे। अगर इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे
मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको मेरा ये सेशन किस तरह का लगा। आरटीआई के जो आरटीआई का सेक्शन है, आरटीआई एक्ट 2005, इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।